अवितोको रूम थिएटर के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेकिन आज जिस हिसाब से पेंडेमिक की सिचुएशन है और हम आप सभी जिस भी सोशल मीडिया को खोलते हैं और वहां जिस तरह से स्थितियां आ रही हैं, हम सभी के मन में गहरा दुख समाया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मैं इस जिंदगी को मौत के ऊपर से महत्वपूर्ण मानती हूँ और मैं जब तक सांस और तब तक आस है, जब तक जिंदगी है तब तक हम सभी जिंदा हैं और जिंदा रहना है। इसी जिंदा रहने की मशक्कत में और इसी हिम्मत को बनाए रखने की जद्दोजहद में हमने आज का भी यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और अवसाद से लोहा लेती कविता, हम सभी चाहे अनचाहे जो स्थिति है उसमें हम अवसाद से घिरे हुए हैं, अवसाद में डूबते जा रहे हैं, दुख और क्षोभ के गहरे सागर में डूबते जा रहे हैं। लेकिन अब इस ऐसे कठिन समय में कविताएं किस तरह से हिम्मत हमें बंधाती है, इनके लिए आज हम इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। हमारे सामने आज तीन कवि हैं जो अपनी रचना प्रक्रिया के साथ और अपनी रचनाओं के साथ आपको संबोधित करेंगे। मैं उनको एक के बाद एक यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुकेश कुमार सिन्हा को। मुकेश कुमार सिन्हा आज हमारे साथ हैं और आपसे मुखातिब होंगे थोड़ी ही देर में। मुकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अब इसके बाद पीयूष कुमार जी को। पीयूष कुमार जी हमारे साथ हैं और इनसे भी हम मुखातिब होंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अरुणाभ सौरभ को, और अरुणाभ सौरभ हमारे साथ हैं। तो ये तीन कवि हमारे साथ हैं, मुकेश कुमार सिन्हा, डॉक्टर अरुणाभ सौरभ और पीयूष कुमार। अलग एक ही समय में अलग अलग जगहों से तीन कवि, तीन रचनाकार किस तरह से कविताएं रच रहे हैं, अपने आप को रच रहे हैं। ये कविताओं के बहाने खुद को सृजन कर रहे हैं और इस सृष्टि को का सृजन कर रहे हैं। इस कायनात की रखवाली में अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपको सबसे इनका एक छोटा सा तवारुफ कराना चाहूंगी और उसके बाद मैं मंच इन कवियों को दूंगी कि वे सब आप सबसे मुखातिब हों और आप सबके साथ वो अपना वार्तालाप करें। मैं यहाँ सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूंगी मुकेश कुमार सिन्हा से। मुकेश कुमार सिन्हा जी केवल कवि नहीं हैं, ये कवि के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है और आमतौर पर एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां पर जाना आमतौर पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स हमारे घर के पुरुष थोड़ा उसे कमतर मानते हैं और थोड़ा मानते हैं कि ये हमारा फील्ड नहीं है। मुकेश कुमार सिन्हा कविता रचने के साथ साथ ये किचन रचते हैं। मैरिड मैन किचन इनका ब्लॉग भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पर भी ये मैरिड मैन किचन से एक लजीज व्यंजन लेकर के आते हैं और ये हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि अगर हमारे पास पेट है, भूख है, तो हमारे हाथ में खाना बनाने का हुनर भी होना चाहिए। और ये अपने हाथों से कविताएं लिखते हैं। आज के समय में जब हम कंप्यूटर और मोबाइल में जिस तरह से उलझे हुए हैं, हाथों से लिखना शायद हम छोड़ चुके हैं। वैसे में मुकेश हाथों से अपनी कविताएं लिख करके पोस्ट करते हैं और इनकी लिखाई जो इनकी जो लिखावट है उसको देख करके आप मोहित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। एक लाइन से मैं इनके बारे में, इनकी कविताओं के बारे में कहना चाहूंगी कि दर्द के कुछ पन्नों पर है मुस्कुराहट का कवर पेज, तभी तो किताब आंसुओं से सीली लग रही है। इस सीलन भरी आंखों के साथ मैं मुकेश कुमार सिन्हा को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि मुकेश, हमें आप ये बताएं कि आप रचते समय, रचना रचते समय, कविता लिखते समय आप क्या सोचते हैं, क्या आपके मन में उस समय स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, ये इसके बारे में छोटी सी जानकारी दें और साथ साथ अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। मुकेश। नमस्कार। नमस्कार सभी को। सच्चाई तो ये है कि मैं कवि तो नहीं कहा जा सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, जिसको पिलर के तौर पर कविता लिखना आ गया धीरे धीरे धीरे। 2008-9 से ही मैं
फेसबुक और ब्लॉग वगैरह बना लिया था, और ब्लॉग पे फिलर के रूप में मैंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। विज्ञान से स्नातक हूँ, इसलिए मेरी कविताओं में विज्ञान के शब्द होते हैं, थोड़ा बहुत प्रेम होता है और खुशियां होती है, बस इतना ही बात है। कविताओं के बारे में ज्यादा क्या बताऊं, मेरे लिए एक कविता लिखना 10-15 मिनट बहुत होता है, और नहीं तो फिर 10 दिन तक भी कोई कविता नहीं लिख जा पाती। और अब कविता लिख सुनाने की बारी सबसे बेहतर रहेगी, ज्यादा क्या बताऊं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरी एक कविता है, पिछले पिछले वर्ष ही लिखी थी मैंने। विज्ञान का शब्द है फोबिया। हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फोबिया, कोई डर उसके अंदर समाहित होता है। उसी पर कुछ शब्द लिखे थे, उसी को मैं पढ़ता हूँ। जी। फोबिया। जब भी उछालो सिक्का, तो दिखने वाला हेड या टेल ही होता है विजय। नहीं नजर आ पाता छिपा हुआ दूसरा फलक। हुर्रे की आवाज आती है सिर्फ विक्ट्री के लिए, जिंदगी के तमाम हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ। जब भी क्या? होता हूँ जी जी। जब भी जब भी होता हूँ किसी के सामने, तो मंद मुस्कान के साथ कह देते हैं, अच्छे लगते हो आप, अच्छे हो आप। कहाँ नजर आता है पीठ पर बंधा बैकपैक, कहाँ नजर आता है पीठ पर बंधा बैकपैक, जिसमें लादे चलते हैं दर्द वितृष्णा, कुछ खुशियां भी साथी, अजीबोगरीब फोबिया, जो जिंदगी के बरक्स चलता है। हर शख्स लादे हुए डर, जो जिंदगी भर चलता है समानांतर, पर यही डर कछुए सा चलता हुआ कब वजूद को डराते डराते फंसा लेता है फोबिया। कहाँ समझ आता। लंबी दूरी की ट्रेन सफर के दौरान AC3 के B2 डब्बे में 11 नंबर स्लीपर वर्थ पर चढ़कर लेटा ही था। नियत समय के साथ भक्त से हुई लाइट ऑफ, ट्रेन का डब्बा और फिर ट्रेन का डब्बा बदल चुका था ब्लैक होल में। और मैं किसी आकाशीय पिंड सा बिना किसी कक्षा के लगा रहा था चक्कर। मैं बिना किस मैं किसी आकाशीय पिंड सा बिना किसी कक्षा के लगा रहा था चक्कर। गुरुत्व बल विहीन उस विचरण को कैसे करूं बयान, कैसे बताऊं उस एवियोफोबिया के हमले को। बस पलक झपकाते हुए जलती बताई आंखों के साथ बीत गई पूरी रात कोच के बाहर, जैसे शरीर को छोड़कर निकल चुकी थी आत्मा। देर रात थामे किताब, पढ़ने के बहाने करते थे उपाय अंधेरे से बचने। देर रात थामे किताब, पढ़ने के बहाने करते थे उपाय अंधेरे से बचने का। आखिर अंधेरे में बंद आंखों के सामने बनता गोला, गोले पर गोला, जैसे सोई हुई समय की झील की हिल रही हो पुतलियां। किसी दुः स्वप्न को जीते हुए बेरंग से रंगीन होते हुए, उन गीले चमकदार छल्लों को संभाले जिंदगी की बेतुकी जिद, पेनोफोबिया नेक्टोफोबिया की कई तहें। ऐसे पार करता हुआ ऐसे पार करता हुआ जैसे मोबाइल गेम ब्लू व्हेल के आत्मघाती प्रयासों के कई स्तरों से गुजरते हुए एक अजीब सी बेचैनी, जो न जागने देती है न देती है सोने। रंग रेंगती रहती है जिंदगी घोंगे की गति से, रेंगती रहती है जिंदगी घोंगे की गति सी, लिज लिजे अंधेरे को समेटे आत्मविश्वास के धूसर खोल में। और पीठ पर बंधे बैकपैक में सहेजे फोबिया के गुच्छे फोबिया के गुच्छे अनुभवों के परभक्षी बनकर चिपके रहते हैं मानस के सकस है। जैसे चिपकी होती है शरीर से यज्ञोपवीत की सफेद डोर, जैसे लदी है कछुए के शरीर पर भारी भरकम बाहरी खोल। आखिर बचे तो कैसे बचे, किसी साइकेट्रिस्ट को कहें कि छुड़ाओ ऑक्टोपसी बाहुपास के जंगल से। खैर खैर, पीठ पर लदा फोबिया का बैकपैक कब तक होगा असहनीय, जीते हुए जुटे हैं इसी को जानने। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी आपकी कविता मुकेश जी। और मैं इसमें देख रही थी कि आपने एक एक बहुत ही मौजूद शब्द को आपने यहाँ पर रेखांकित किया है, और दैट इज फोबिया। और जी। आज हम हर कोई फोबिया से ग्रस्त है। कोई एग्जाम के फोबिया से, कोई जिंदगी के फोबिया से, कोई मौत के फोबिया से, कोई अलग अलग फोबिया से।
और आज आपने आपने बहुत खूबसूरती से इसमें एक शब्द और इसमें एंट्री दी है, इंदराज इसमें की है, और वो है साइकेट्रिस्ट। हम शायद मेंटल हेल्थ की बात अभी भी करने से कतराते हैं, हम शायद अभी भी मेंटल हेल्थ को हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, लेकिन आज मैं इस कार्यक्रम को करते हुए इसी मेंटल हेल्थ पर मैं जोर भी देना चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी और अपील भी करना चाहूंगी लोगों से कि अभी आज का समय जो हमें अवसाद दे रहा है, या अवसाद कोई आज का अवसाद नहीं है, आज थोड़ा और घनीभूत हो गया है, लेकिन ये अवसाद चला आ रहा है, और उस तरीके से अलग अलग तरीके से मेंटल हेल्थ हमें परेशान करता है। तो मेंटल हेल्थ को भी आप एक हेल्थ की परेशानी समझें, और उसके जो डॉक्टर हैं जो साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं, उनके सही है। पास अगर कहीं किसी भी तरह के हर को, जैसे हर चीज चीज के लिए आंख में प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो मन की प्रॉब्लम है, और मन की प्रॉब्लम होना कोई गलत बात नहीं है, मन है तभी तो तन है, और तन है तभी तो मन है, तो उसमें उनके पास आप जरूर जाएं। बहुत अच्छी आपकी कविता मुकेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, ऐसे गाढ़े समय में इतनी अच्छी कविता और इतने मौजूद विषय को उठाने के लिए। मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अब आती हूँ पीयूष कुमार की तरफ। पीयूष जी छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में रह करके अपना रचना कर्म कर रहे हैं। जी सह संपादक हैं सर्वनाम के, लोक संस्कृति के अध्येता हैं, और अनुवाद सहित समीक्षा और फिल्मों पर लेखन और अपना लेखन इनका लगातार चल रहा है। हंस जैसा और इस हंस वागर्थ और जैसी तमाम पत्रिकाओं में ये छपते रहे हैं, जितने भी हिंदी न्यूज और वेब पोर्टल्स हैं उसमें इनकी रचनाएं आती रही हैं। आप इनका फेसबुक पेज देखें, प्रोफाइल देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका प्रोफाइल है। आपको इतनी सारी जानकारियां, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेंगे कि आप यहाँ आना और रुकना पसंद करेंगे। मैं अभी इनका प्रोफाइल देख रही थी, और उस प्रोफाइल में इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को एक तारा बजाते हुए और उस पर एक गीत की लाइन, वो गीत की लाइन मैं पीयूष जी कहूंगी कि खुद ही उसकी उस लाइन के बारे में कहें कि वो व्यक्ति, उसकी पत्नी कोविड से हॉस्पिटलाइज्ड है, अंदर है, और वो बाहर वो अपना एक तारा बजा रहा है एक गीत गीत की धुन के साथ। ये कोई कह सकता है कि देखो उसकी बीवी तो अंदर है और ये देखो ये तो बैठ करके मस्ती कर रहा है, बजा रहा है, लेकिन ये है कि वो आत्मा से आत्मा का संवाद हो रहा है, और वो सभी को यह एक संदेश दे रहा है कि हर हाल में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत के साथ रहना है। तो इसी हिम्मत और ताकत और उनके इनके फेसबुक पेज के सारे इंटरेस्टिंग पेजों के साथ, जहां मुझे विनोद कुमार शुक्ल की एक बहुत मौजूद कविता मिली है, उन कविता की लाइनों के साथ ही मैं पीयूष कुमार को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। विनोद कुमार शुक्ल जी की यह कविता आज के संदर्भ में और भी मौजूद है कि हम एक दूसरे को जाने या ना जाने, एक दूसरे के हताशा को जान करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीयूष जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ कि पीयूष जी, आप अपनी रचना प्रक्रिया आप लिखते हैं तो क्या सोचते हैं, और क्या उस समय लिखने की मनस्थिति रहती है, और उसके बाद आप अपनी कविता सुनाएं। पीयूष जी। समय बड़ा कठिन है, और इस कठिन समय में हम इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा गया, एक बेहतरीन पहल है, एक अच्छी चीज है, ये बल देती है। और इस समय मन निश्चित रूप से हम सभी का अवसाद ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जैसी खबरें चल रही हैं, मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी परेशान हैं। पर आज यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है अभी बैठकर, आपकी बातों को सुना। मैंने पहली बार आपको सुन रहा हूँ विभा जी, और
आज कविता के लिए आपने आमंत्रित किया, क्योंकि अभी हालिया दिनों में कविताएं नहीं लिखी हैं मैंने, पर लिखता रहा हूँ कभी कभी। अभी इकट्ठी भी हो गई हैं, उन्हीं में से आपको कुछ सुनाऊंगा। आपने अभी मुझे कहा कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, तो अगर कविताओं के संबंध में कहूँ तो यह अचानक ही उभरता है, किसी घटना, किसी व्यक्ति को देखकर या उस विशेष परिस्थिति को देखकर, तो स्वतः स्फूर्त आती है मुझ में कविता। मैं ये समझ पाया हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे कोशिश की लिखने की, कभी नहीं लिख सका, कभी भी नहीं। और इसमें कभी अ, आधे घंटे में कविता हो जाती है, कभी लंबे 2 महीने, 10 महीने, साल भर तक भी नहीं लिखी है मैंने। तो रचना प्रक्रिया का यही है कि इसमें एक स्वतः स्फूर्तता है। और दूसरी चीज, मैं अपने आप अपनी कविता की बात करूं तो उसको मैं एक समग्र रूप में देखता हूँ। मतलब प्रकृति, मनुष्य, सिस्टम और बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ चीजें आती हैं, मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं ये कह सकता हूँ। और प्रक्रिया को लेकर, कविताओं को लेकर आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं, प्रक्रिया को लेकर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। आप कहें तो मैं कविता ही सुनाऊं आप लोगों को। एक कविता है मेरी, सिमरपोत में बारिश। इस पर मैं, सिमरपोत क्या है ये बता दूं। सिमरपोत, मैं जहाँ रहता हूँ अभी, मेरी जहाँ पोस्टिंग है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, सरगुजा वनांचल क्षेत्र है। और वहाँ एक वन अभयारण्य है और उसी के आसपास में रहता हूँ। और हमेशा आना जाना रहा है वहां से। तो मैं उस अभयारण्य से जब जब गुजरा, तब तब मेरे मन में कविता आई। तो कई कविताएं हैं इसको लेकर, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ही कविता इससे संबंधित आपको यहाँ सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है सिमरपोत में बारिश। हर साल आषाढ़ की पहली नमी सोख कर सिमरपोत का प्यासा जंगल बिखेर देता है जमीन पर पुट्टू। पुट्टू एक फंगस है जो सीजनल होता है और बहुत लोकप्रिय सब्जी है, सब्जी के रूप में खाते हैं। और ये जंगलों में जो रहते हैं वो ये निकाल कर लाते हैं और लोग शहरों के खाते हैं इसको। हर साल आषाढ़ की पहली नमी सोख कर सिमरपोत का प्यासा जंगल बिखेर देता है जमीन पर पुट्टू, ताकि सोनापति उसे दोने में लेकर पाढ़ी के पहले वाले मोड़ पर 40 रुपए में बेच सके। सवारी बस की रफ्तार कम होती है पाढ़ी मोड़ पर। खिड़की से सिर निकालकर जोर से पूछता है कंडक्टर, 20 में देगी? महुए के नीचे भीगती बैठी सोनापति इनकार में सर हिलाती है। किराए में 5 रुपए भी कम नहीं करने वाला कंडक्टर बड़बड़ाता है, इन लोगों का भी भाव बढ़ गया है। बस में बैठा कवि सोचता है, विकसित सभ्यता की चमक में संसाधनों और श्रम के लूट का मिट्टी और पसीना शामिल है। ऐसे वक्त में सोनापति का इनकार में सिर हिलाना एक जरूरी घटना है। मंथर बहती सिमरपोत से कवि पूछता है, क्या यह इनकार जरूरी था? वह सहमति में सिर हिलाती उछाह लेने लगती है और भीगता हुआ जंगल मुस्कुराता है आषाढ़ की इस बारिश में। बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया। एक दो और कविताएं हैं, आप कहें तो सुनाऊं कि बाद एक में कविता सुनाना और है? सुना दें, उसके बाद फिर हम दूसरे राउंड में सुनेंगे। चलिए ठीक ठीक, एक कविता और। दूसरी कविता एक्सप्रेस। ये असम की फर्राटा धावक हैं, हिमा दास। उन्हें ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, उनके नाम से मैंने कविता लिखी है जब उनको गोल्ड मेडल मिला था। धान के खेतों से उपजी टखने भर मिट्टी पानी की ऊर्जा उसकी रगों से होकर ट्रैक पर सनसनाती भाग रही है। धान के खेतों से उपजी टखने भर मिट्टी पानी की ऊर्जा उसकी रगों से होकर ट्रैक पर सनसनाती भाग रही है और उसके कदमों के नीचे की जमीन सुनहरी होती जाती है। गूगल में खोज कर उसकी जाति कुछ लोग निराश हो रहे हैं।
उधर उत्तरकाशी में अभी 3 महीनों में एक भी लड़की ने जन्म नहीं लिया है। इधर एक पूंजीवादी खेल हार कर सुस्ता रहा है, पी रहा है विज्ञापन वाला शीतल पेय। इसी समय जमीन से जुड़े 10 लोग मार दिए गए हैं सोनभद्र में जमीन की खातिर। उसके अंग्रेजी नहीं बोल पाने को कमजोरी बताने वाला प्रवक्ता चुप है आज। हैरान है अभिजात्य मीडिया के कैमरे, एक दुबली सांवली फर्राटा भरती देह उन्हें खींच रही है बार बार। उसकी गति इतनी तेज है कि उनके बने बनाए फ्रेम से बाहर हो जाती है। गोल्डन गर्ल दौड़ रही है पटरियों पर, चंद्रयान भी भेद रहा है अनंत को। यह दो दृश्य एक साथ हैं। राष्ट्रगान बज रहा है, मेडल लटकाए बिटिया मुस्कुरा रही है, लड़कियां तैयार हो रही हैं भागने को ढिंग एक्सप्रेस की तरह। थैंक यू। क्या बात है, लड़कियां भागने को तैयार हो रही हैं ढिंग एक्सप्रेस की तरह। जी, और अंग्रेजी का जो आपने जिक्र किया है कि अंग्रेजी ना बोल पाना, ये हमारी तरह से किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी का एक कमजोर हिस्सा मान लिया जाता है। और मैं अभी नाना पाटेकर को सुन रही थी, तो नाना पाटेकर जी भी यही कह रहे थे कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती थी। और उस समय तो जब हम शुरू किया था, और जब हम एक किसान परिवार से आते हैं और वहां पर अंग्रेजी किस चिड़िया का नाम है ये तो पता भी नहीं था। लेकिन हमारी क्वालिटी को अंग्रेजी के माध्यम से दबाया जाता है। ये भी एक, क्या कहें कि ये भी एक अवसाद का क्षेत्र है कि जहां कितने होनहार लोग उसके उस आतंक के तले दब करके, उस ईंट के तले दब करके वो पीली घास बन करके दम तोड़ देते हैं, या फिर उससे निकल करके अपनी नई घास वो पैदा करते हैं। और आपकी कविता सुनते हुए मुझे पुटू का याद आया। पुटू, हमारे यहाँ उसको चठैल कहते हैं। इस पुटू और हिमा दोनों के लिए और ढिंग एक्सप्रेस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविताएं थी, और हम आपके पास फिर दूसरे राउंड में आएंगे। अब मैं जिनके पास आती हूँ वो हैं डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। दुनिया के लिए डॉक्टर होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये मेरा प्रिय प्यारा सा छोटा भाई अरुणाभ है। और मैं अरुणाभ सौरभ, जब किसी से परिचय करवाना होता है तब मैं बोलती हूँ अरुणाभ सौरभ, अदरवाइज मैं इनको अरुणाभ कहती हूँ। तो अरुणाभ हिंदी और मैथिली दोनों में समान रूप से लिखते हैं और समान अधिकार भाव से लिखते हैं। इनकी हिंदी की भी रचनाएं उतनी ही बेहतरीन है, मैथिली की भी रचनाएं उतनी ही बेहतरीन है। इनके विचार चाहे हिंदी में निकले चाहे मैथिली में निकले, दोनों ही उतने ही जबरदस्त इनके विचार हैं, चाहे वो कविता के रूप में निकले या फिर समीक्षा के रूप में निकले या फिर वैचारिक व्याख्यान के रूप में निकले। नित्यानंद गायन ने इनके बारे में लिखा है, मैं वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि अरुणाभ सौरभ मेरे समय के उन थोड़े से युवा कवियों में हैं जिनकी कविता पाठकों को अपनी ओर खींचती है। और जब मैं अरुणाभ को कविता पढ़ते हुए, इनकी आद्य नायिका, एक जिसको कहते हैं कि वंडरफुल वो कविता है, दीर्घ कविता है, और उसको आप पढ़ें तो लगता है कि जैसे आप उसमें आप बहते चले जा रहे हैं। ये और ये अरुणाभ की अपनी एक कविताओं की अपनी जर्नी रही है। और इनकी 8 से ज्यादा किताबें मेरे ख्याल से हिंदी में है, 5 से ज्यादा किताबें इनकी मैथिली में है। और इसके अलावा जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी में और मैथिली में, दोनों में समान रूप से ये छपते रहे हैं। और ढेर सारे इनके हिस्से में पुरस्कार है, जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार, युवा पुरस्कार वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके अलावे भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। खासतौर से आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जो इंटरनल करेज जिसे कहते हैं ना कि आंतरिक शक्ति, वो मुझे अरुणाभ ने दी। अरुणाभ ने कहा कि आज के ऐसे गाढ़े संकट के भरे समय में अगर हम लोग कुछ लोग यहाँ मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और इन बात ने हमें, अरुणाभ की इन बातों ने मुझे सही में बहुत बहुत शक्ति दी, और आज उसका परिणाम है कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो इसके लिए भी मैं अरुणाभ के हृदय से आभारी हूँ,
और अब मैं अरुणाभ से अनुरोध करूंगी कि अरुणाभ आप आए, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में जो भी कहना चाहें और उसके बाद कविताएं सुनाएं। अरुणाभ। जी, आदरणीय विभा दीदी, हमारी बड़ी बहन, और हमारे दोनों बड़े भाई पीयूष भैया और मुकेश भैया, आप सबको प्रणाम, और जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। इतना अवसादपूर्ण समय है कि एक एक करके हम अपने प्रियजनों को खोते जा रहे हैं, और श्रद्धांजलि जब लिखते लिखते मतलब टाइप करने की इच्छा नहीं हो रही है इस समय। इतने हम सब लोग इस अवसादपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो विभा जी ने ये मौका दिया कि हमने भी यही सोचा कि इस बहाने हम 3 ही लोग 4 लोग आपस में एक दूसरे को देख लें, हाल चाल ले लें। रचना प्रक्रिया तो यही है कि जो हमारा जीवन है, जो हम सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं, वही रचना होती है। रचना कोई जिंदगी से अलग चीज नहीं है, और मैं उसको जीवन से अलग करके देखता भी नहीं हूँ। जैसे हमारा जीवन है और उस जीवन की जितनी विविधता है, जितने संकट हैं, वही सारी चीजें हमारी रचनाओं में रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये एक साझा काम है। अब इस समय में जबकि हमारे हमारे आपके सबके परिजन हॉस्पिटल में हो, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हो, बेड के लिए तरस रहे हो, डॉक्टर्स के लिए तरस रहे हो, दवाई के लिए तरस रहे हो, ऐसी स्थिति में अगर हम सब लोग इस फ्रंट पे भी वर्चुअली भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उनसे बतिया रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चलिए दुनिया में कुछ लोग हैं जो मतलब एक दूसरे को देख लें, अपने लोगों से मिल लें, अपने लोगों को पता नहीं हम में से कौन रहे ना रहे, मैं रहूं आप रहे। इसलिए मेरे लिए ये स्थिति बनी है। बहरहाल मैं रचना प्रक्रिया के विषय में लंबी चर्चा न करते हुए मुझे लगता है कि एक कविता से ही बातचीत शुरू करूं। मेरी इस ये मैथिली में मूलतः लिखी गई कविता थी, जिसको बड़ा अच्छा अनुवाद किया है अंशुमान जी ने। ये ये किताब आई थी इतना ही नहीं करके, यत बेटा नहीं का जो हिंदी अनुवाद था। तो इसकी एक कविता है फोबोस और डीमोस। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि फोबोस और डीमोस जो है वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अब जबकि पृथ्वी पर इतने संकट हैं, तो हम लोग एक वैकल्पिक रिहाइश की खोज में, एक कल्पना के ही सहारे एक वैकल्पिक रिहाइश के लिए जो अल्टरनेट है उस पर बात कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, और मंगल ग्रह को आयरन और ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण रेड प्लेनेट कहा जाता है, जैसा हम सब लोग जानते हैं। वहां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो निक्सोलिम्पिया के नाम से, जिसको जानते हैं अमूमन लोग, जो एवरेस्ट से 3 गुना गुना ऊंचा इसको माना गया है। मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलिपस मेसी है। तो इस कविता में ये 3-4 मतलब वैज्ञानिक शब्दावली आएंगे। तो मुकेश जी तो खुद विज्ञान के व्यक्ति हैं, तो मैं यहाँ इस कविता को आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। फोबोस और डीमोस। जब नासा और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक मार्स पर जीवन बसाने की उम्मीद करते हैं, रेड प्लैनेट मार्स पर ओलिपस मेसी और माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंचे पर्वत शिखर निक्सोलिम्पिया देखने के लिए हम लोग निकल चुके हैं ऊपर और अधिक ऊपर की ओर, आयरन और ऑक्साइड के कारण लाल हो चुके प्लैनेट मार्स पर। मार्स से उसके उपग्रह फोबोस और डीमोस उसी प्रकार सीध में है जैसे पृथ्वी पर मेरे गांव से दिखता है चांद। कल्पना की उड़ान में हम दोनों निक्सोलिम्पिया के किनारे खड़े हैं, जैसे धेमुरा नदी के किनारे मिथिला में, जैसे हर बरसात में बाढ़ के डर से आतंकित रहते हैं कोसी किनारे अपने गांव में, वैसे ही सशंकित घोर आशंका में ओलिपस मेसी के विस्फोट की कामना में हो। फटो ओलिपस मेसी, बरसाओ अपना लावा कि हम दोनों को समाहित करो खुद में,
जागो ज्वालामुखी जागो, क्या करूं अब शेष नहीं अपनी पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह प्रेम के लिए। क्या करूं जब शेष नहीं अपनी पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह प्रेम के लिए। नहीं बचे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में शीत ग्रीष्म वर्षा मानसून प्रेम के लिए। नहीं बचा मनुष्य के हृदय में प्रेम को स्वीकारने की हिम्मत। नष्ट कर चुका है खुद मनुष्य, नष्ट नष्ट कर चुका है खुद मनुष्य, नष्ट कर चुका है खुद मनुष्य उस नदी को जहां से प्रेम के सोते प्रवाहित होते रहे। नष्ट हो गई गंगा, मलिन हो गई यमुना, पतित हो गई नर्मदा, विलुप्त हो गई सरस्वती कृष्णा कावेरी ताप्ती महानदी ब्रह्मपुत्र सिंधु रावी चिनाब। सारी हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तटीय नदी और अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदी ममता शून्य हो अपने शहर का, पूरे शहर का अपशिष्ट पचाकर हृदयहीन हो गई। कोसी से मिलने नहीं आए रैया रनपाल और रन्नू सरदार। अपनी धारा बदलती कोसी बिलखती विकराल रूप में गांव के गांव लीलती रही प्रलय प्रवाह में। पृथ्वी पर मेरा गांव जहां जड़ता आतंक हत्या लिप्सा प्रलय हाहाकार इन सब का मिला जुला साम्राज्य है। अनहोनी की आशंका में मन उलझा रहता है जिंदगी में, तो पहुंच जाते मार्स पर ब्रह्मांड के किसी वैकल्पिक जीवन की तलाश में। हम दोनों प्रेम की स्वतंत्रता की खोज में, स्वत्व में, भावना में, प्रवाह में पहुंच जाते मार्स पर। नव नव दृष्टि से नव जीवन की उम्मीद में हम दोनों उन्मुक्त फोबोस और डीमोस बन जाते। कभी फटी थी धरती सीता के स्मरण मात्र से, जमाने की प्रवंचना और स्त्री अस्मिता पर उठी उंगलियों से। छल से छद्म से पाखंड से मुक्ति दे गई सीता को। रो रही आज धरती, रो रही आज धरती। इतने अनुनय विनय के बावजूद समाहित नहीं करना चाहती हम लोगों को। एक धरती को संभाल न सके हम लोग, इसके विकल्प से किस तरह संतुष्ट हो पाएंगे। कैसे निभाएंगे मार्स पर दिन ब दिन, कैसे जिएंगे इस तरह फोबोस और डीमोस बन। तुम फोबोस मैं डीमोस, या फिर मैं फोबोस तुम डीमोस, हम दोनों फोबोस डीमोस। कठिन जैसी कोई नहीं थी ये, बहुत ही सुंदर कविता थी। यहाँ अर्पण जामवाल भी लिख रही हैं, बहुत सुंदर कविता थी। क्योंकि जो जो हमने इसमें जो आपने लिखा है और जो जो वितान की धरती को भी नहीं बचा सके हम, तो अगर हम दूसरे उपग्रह में भी जाएंगे तो उसका क्या हाल करेंगे सोचा जा सकता है। थैंक यू अरुणाभ, आपका बहुत बहुत। और अब मैं आती हूँ इस कविता के दूसरे राउंड में, और दूसरे राउंड में आकर के मैं फिर से चलती हूँ मुकेश के पास और मुकेश कुमार सिन्हा के पास। अरुणाभ ने जिस प्रेम की बात कही है, हम उसी प्रेम से आगे बढ़ते हैं कि प्रेम करने की भी हिम्मत और प्रेम करने की भी मोहलत और प्रेम करने की भी स्थिति हमने शायद नहीं छोड़ी है। मैं उसको थोड़े से हल्के उसमें लेकर के जाती हूँ कि प्रेम प्रेम डाक खाने में गिराई चिट्ठियां हैं। प्रेम डाक खाने में गिराई चिट्ठियां हैं, डाकिये ने पहुंचा दी तो ठीक, पड़ोसियों ने कब्जाई नहीं तो ठीक, मंचलों ने हथियाई नहीं तो ठीक, अम्मा ने ठुकाई नहीं की तो ठीक, और बाबूजी ने विदाई नहीं की तो सबसे ठीक। और यही है इसके साथ मैं कि प्रेम हमारे जीवन में बचा रहे। तो आज का ये पेंडेमिक, ये जो समय है कि हर कोई आज जिस तरीके से एक दूसरे को ना जाने ना पहचाने, बस एक ही रूप वो देख रहा है हर कोई कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्यता खतरे में है और लोगों की जान खतरे में है। तो जान कैसे बचाई जाए, सब इस जद्दोजहद में है। हम भी उस जान और आत्मा कैसे बचे, इस जद्दोजहद में है। मैं मुकेश कुमार सिन्हा को अब आमंत्रित करती हूँ कि मुकेश जी आप आए और अपनी कविता सुनाएं। मुकेश जी। इस बार मैं एक एकदम हल्की फुल्की सी कविता जो प्रेम से जुड़ी हुई है, बहुत हल्की है, इसलिए हल्की फुल्की कहना चाहता हूँ कि लोगों को छुए, लोग लड़के प्रेम में।
जल्दी जल्दी में नहाते समय माथे के साथ छाती पे उगते हल्के बालों को भी शैम्पू से धोकर लगा लेते हैं कंडीशनर। साथ ही कुल्ला कर थूक देते हैं पान पराग और जाफरानी, और फिर बिना गमछे से पोछे ही आईने में हल्के लहराते हुए बालों को निहार कर शर्ट के ऊपर के 2 या 3 बटनों को खोले व कॉलर उठाए मुस्कुराते हुए खुद से कह उठते हैं, लड़के साला प्यार काहे हुआ यार। चमकते सूरज की धौंस से बिना डरे साइड स्टैंड पर स्टाइल से खड़ा करके पल्सर बाइक को, रे बैन के नकली ब्रांड वाले चश्मे को खोसते हैं बेल्ट में और पसीने की बूंद को उतरने देते हैं कान और गर्दन से होते हुए बनियान के भीतर। नहीं कोशिश होती है छायादार पेड़ के नीचे ठहरने की, फिर खुद ही को बुदबुदाते हुए कह देते हैं नए नए जवान हुए लड़के कि साला बेकार में ही हुआ है ये। पैर को आड़ा कर जूते को अपनी पैंट से रगड़कर चमकाते हुए इंतजार करने की अदा में होते हैं बेवजह परेशान, और फिर बाइक की टंकी पर हल्के से मुक्के को मारते हुए खींचते हैं, अबे यार आओगी भी या अकेले ही जाऊं देखने प्रेम रोग। प्यार की नाटक में गिरफ्त हुए छोकरे प्यार पर तंज कसते हुए खुद से ही लड़ते हुए क्यूट से हो जाते। प्यार हुआ प्यार नहीं हुआ, प्यार हुआ प्यार नहीं हुआ सिक्के के 2 पहलू के साथ हेड टेल से प्रेम के परिमाण को मापते हुए हेड कहकर उछालते हैं सिक्का, पर टेल आने पर खुद से आंखें बचाकर उल्टा करके सिक्के को कह देते हैं थोड़ा जोर से, देखो मुझे तो प्यार हुआ ही है, उसको ही समय नहीं है मेरे। अकेले में खुद ब खुद मुस्काते हुए बात बेबात के फुल शर्ट की आस्तीन को ऊपर करके बिना होठ हिलाए कहते हैं स्वयं से ऐसे जैसे रिहर्सल कर रहे हो कहने कि अब की तो लेट करने के बदले तुमको देना ही होगा 3 चुम्मा, एक आज का, एक लेट का और एक, छोड़ो यार मत करो ना बहस, बस दे दो। पोखर की रोहू मछली की तरह कम पानी में कूद फान मचाकर शिथिल हो गुस्से में तमतमाने के बावजूद समय बीत जाने पर भी इंतजार करते हुए लड़के रखते हैं चाहत उम्मीदों की गुलाबी रंगत का कि शायद भरी दोपहरी में रूमानी बादल छा ही जाए, शायद वो आकर चुपके से कंधा थपथपाए और कह दे, चुपके से कंधा थपथपाए और कह दे मैं आई आ ही गई। प्रेमिका के आ जाने पर कोशिश करते हैं कि दिखाएं अपना अभिमान, लाल आंखों को तरेड़ते हुए चाहते हैं जाहिर करे अपना गुस्सा, पर लड़की के चंचल मुस्कान पर पल भर में हो जाते हैं कुर्बान, मजनू, रोमियो या फरहाद न होने के बावजूद। प्रेम में बहते हुए लड़के कभी कभी हो जाते हैं ढबकते हुए मोमबत्ती, जिनकी बस चाहते ठिठकते हुए मचलती, जो गर्म होकर पिघलते हुए स्वयं को बेशक कर ले खत्म, पर प्रेम सिक्त प्रकाश में खुश होती लड़की का रखते हैं भरपूर प्यार। ये लड़के गुलाबी कागज पर लाल कलम से लिख डालते हैं प्रेम पत्र, ताकि हो रूमानी एहसास रक्त से बहते प्रेम का। बेशक झूठ से गढ़ते हैं प्रेम, पर पत्र की अंतिम पंक्तियों में जरूर लिखते हैं सिर्फ तुम्हारा। हाँ तो प्रेम में डूबे ये खास लड़के हजार झूठ में एक सच को संजोए करते हैं प्रेम, और उस सच के इजहार में हर बार मिलने पर कहते हैं लव यू जाना। धन्यवाद। जबकि प्रेम के बहुत सारे स्वरूप हैं और उन सारे स्वरूपों में जो मुख्य रूप से घुसा हुआ है वो एक ही है, वो है प्रेम, प्रेम और बस प्रेम, चाहे उसके स्वरूप जितने भी बदल जाएं। प्रेम का ये माहौल आज कहीं छूट रहा है और इसीलिए इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेम का ही वो माहौल है कि जो एक दूसरे की जान बचाने के लिए, एक दूसरे को बेड दिलाने के लिए, एक दूसरे को ऑक्सीजन दिलाने के लिए, तो इंजेक्शन दिलवाने के लिए बगैर किसी को जाने समझे लोग दिन रात एक करके उस मनुष्य के प्रेम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपका बहुत छोटी बहुत सी धन्यवाद कविता पढ़ दूं? जी। एकदम छोटी सी, एक छोटी सी हाँ जी, कविता पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल एक सुना। जी जी एकदम जरूर। छोटी सी। इसका जी बिल्कुल शीर्षक है बिल्कुल। मृत्यु। मृत्यु जी। मृत्यु। मृत्यु मैं लिखूंगा एक नज्म तुम पर भी, और अगर ना लिख पाया तो ना सही, कोशिश तो होगी ही तुम्हारे आगमन से जीवन के अवसान में शब्दों की पहचान। तेज तेज गति से चलता रुधिर जब एकाएक होने लगे शिथिल, नब्जों में पसरने लगे शांति का नवदीप, जैसे एक भभकता दिया भक्क से बूझने से पहले चुंधिया कर फैला दे दिव्य प्रकाश। जर्द से चेहरे पर एकदम से दिखे सुनहली लालिमा, मौसम और समय के पहर से इतर, दूर से जैसे आती वो आवाज एक मरियल से कुत्ते के कूटने की। समझ लेना समझ लेना विदा का वक्त बस आ ही चुका है, बेशक ना कहें गुड बाय, पर नजरों में तो पढ़ ही सकते हो मृत्यु का एक प्रेम गीत। इतना तो कहोगे ना कि अब तक की बेहतरीन है। और जिस प्रेम और मृत्यु की बात है कि इस प्रेम और मृत्यु की ही अगर हम व्याख्या करें और अगर हम गणना करें तो मैं 4 लाइन के साथ मैं पीयूष जी को आमंत्रित करूंगी कि साल बीत गए, कितने लोग छिन गए, हाईवे से गांव तलक धंधे से धुल गए, हाथ की तपन में शीत कैसे बसी बोलना, नौकरी न धंधा रोटी कैसे लाऊं बोलना, कांधे पर हाथ रख मुझसे तुम बोलना, प्रीत भरी एक बात मुझसे तुम बोलना, प्रीत भरी एक बात मुझसे तुम क्या बोलना। बात। पीयूष जी को मैं इसी तो प्रीत और उम्मीद के साथ आमंत्रित कर रही हूँ। पीयूष जी। शुक्रिया विभा जी। दो छोटी कविताएं हैं। तो अभी प्रेम की बात की मुकेश जी ने, और जी एक प्रेम कविता है। ये रवीश कुमार की एक किताब है, लघु प्रेम कहानियां, लपरेक। वो जब मैं पढ़ रहा था जी तो पढ़ते पढ़ते मन में उपजी, और ये 5-6 साल पहले की बात है। तो अभी चूंकि तकनीक का समय है और हम व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसकी प्रक्रिया क्या है या वो होता क्या है। एक छोटी एक कविता है, उसका नाम है ऑनलाइन मन। जाड़ों की इन रातों में मैं गले तक खींचता हूँ तुम्हारी हंसी का कंबल। जाड़ों की इन रातों में मैं गले तक खींचता हूँ तुम्हारी हंसी का कंबल, और व्हाट्सएप में देखता हूँ तुम्हें ऑनलाइन, पर कुछ नहीं कहता, तुम भी चुप रहती हो। यह ऑनलाइन हमारे बीच का पुल है। उधर जंगल में नदी सिमट रही खुद में, और किनारों पर छोड़ रही मन की नमी। उधर जंगल में नदी सिमट रही खुद में, और किनारों पर छोड़ जा रही मन की नमी, ताकि सुबह वहां तुम्हारा नाम लिख सकूं। प्रेम की यह नदी नहीं सूखेगी गर्मियों में भी, वह भी रहेगी हमेशा ऑनलाइन। तुम्हारा स्टेटस देखता हूँ, इमोजी में मुस्कुराता हूँ, तुम भी वैसी ही मुस्कुराती हो 2 बार। सोचता हूँ इस चित्रलिपि ने क्या सिंधु सभ्यता में भी इस तरह इमोशन को जाहिर किया होगा। तुम्हारा लास्ट सीन दिख रहा है, मैं भी 3 डॉट्स छोड़कर मोबाइल डाटा ऑफ करता हूँ। तुम्हारे ख्वाब संजोए हुए हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेकर जैसे गैलरी में संजोता हो। मन रे हमेशा ऑनलाइन रहना। क्या बहुत खूब। और आखिरी कविता, ये कविता के ऊपर ही है, कविता की जिम्मेदारी जी के ऊपर है। इसका जी शीर्षक है कविता का समय। आज जिस तरह का आयोजन है, जिस तरह का वातावरण है, तो उसमें हम कविता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मौजू भी है, और इसलिए मैं सुनाना चाहूंगा। लिखी जा रही कविताएं रोज, हर पल, हर वक्त। भेजी जा रही कविताएं इनबॉक्स, व्हाट्सएप और मेल में, पेज में, ग्रुप में, पोर्टल में, ब्लॉग में। छपवा रहा और बेच रहा है कवि कविता की किताबें।
प्रचार कर रहा है कवि, सुकून है दुष्प्रचार नहीं कर रहा। दुष्प्रचार के लिए हैं एंकर, एडिटर, पैनल और चैनल, और हैं मानसिक नसबंदी कराए इन्हें फॉरवर्ड करने वाली लाखों उंगलियां। ऐसे समय में जब भरी हुई है कविता हर जगह, ऐसे समय में जब भरी हुई है कविता हर जगह और कवि को फिक्र है लाइक, कमेंट और शेयर की, तब लाखों दियों के बुझ जाने के बाद एक गरीब बच्ची दियों से बचा तेल जमा कर रही है कि घर का बथुआ चुर सके। कविता सोचती है, इतने कवि और कविताओं के बीच मैं भी बची रह जाऊं दिए की तह में, जिसे जरूरत और जिम्मेदारी की तरह कोई मुझे बार सके। एक बहुत ही तंज भरी कविता और बहुत ही खूबसूरत कविता। और अब मैं आती हूँ सीधा अरुणाभ के पास। और अरुणाभ, जैसे पुटू का जिक्र किया पीयूष ने अपनी कविता में, वैसे ही अरुणाभ की कविताओं में मिथिला बोलती है। और मिथिला के बाग, तलैया, पोखर, मखान, मरुआ, माछ, मखान, ये सब बोलते हैं। अरुणाभ की एक कविता के साथ ही मैं अरुणाभ को अब मंच सौंपती हूँ कि मुंह फेर लूं तो के हाथ जोड़ लूं, तुझा तुझा तुझा, चुग्गा चुग्गी, अतरस बतरस, तेल तलैया, लौआ लाठी, चंदन काठी, ये हम लोग बहुत बोलते हैं, लौआ लाठी चंदन काठी, तोड़ के ला सोन चिड़ैया, खजन चिड़ैया, उड़ जा चल जा बहुत दूर जा। और आज के इस समय में हम यही कहेंगे, कोविड कोरोना, तू उड़ जा, तू बहुत दूर जा। मुझे नहीं मालूम कि इस कविता के साथ मैं इसको मिला रही हूँ तो क्या बनेगा, लेकिन मन की कामना यही है कि तू उड़ जा, तू बहुत दूर जा। और मैं इन्हीं लौवा लाठी चंदन काठी के साथ अरुणाभ को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर अरुणाभ सौरभ हमारे समय की, हमारी भाषा की जरूरी कथाकार हैं विभा दीदी। तो इनके आग्रह जब भी होते हैं तो एक रचनात्मक होते हैं, और उसको हम सब लोगों को बड़ी बड़ी संजीदगी के साथ ये, और इनकी जो जीवटता है खास करके, उसको हम तमाम जो इनसे उम्र में छोटे रचनाकार हैं, उम्र के लिहाज से तमाम चीजों से, तो उनको उस जीवटता को सलाम करने की जरूरत है। विभा दीदी ने जिस जिंदगी की लड़ाई को जीता है, वह एक तरह से जिंदगी की अंतिम सांस तक जिनमें जीवटता हो, ऐसी एक स्त्री, एक कथाकार, एक अनुवादक हमारे बीच में है। इस कविता का शीर्षक है नानी की कहानी में देवराज इंद्र। और विभा दीदी, मैं ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ अपने मित्रों से भी, कि ये कविता पहली बार मैं इसी फ्रंट से सब लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। ये अभी तक ये हाथ से लिखी हुई कविता है। तो क्या बात है, ये तो आज के इस कार्यक्रम की उपलब्धि है अरुणाभ। तो हालांकि पता नहीं ये कैसी है। नानी की कहानी में देवराज इंद्र, ईश्वर को याद कर लें हम लोग। नानी की कहानी में देवराज इंद्र, कठोरतम तप से किसी साधक को मिलने लगेगी सिद्धि। कठोरतम तप से किसी साधक को मिलने लगेगी जब सिद्धि, तो आपका सिंहासन डोल जाएगा देवराज। बचपन से कठोरतम तप से किसी साधक को मिलने लगेगी सिद्धि, आपका सिंहासन डोल जाएगा देवराज। बचपन से आपसे नानी की कहानियों में मिलता रहा हूं, जवान हुआ तो समझा कि सबसे सुंदरतम दुनिया की अप्सराएं, सबसे मादक पेय और अमृत आपके अधीन है। जहां प्रवेश अत्यंत कठिन है मरणोपरांत भी, पर हरेक हृदय स्वर्ग
चाहना कामना इच्छा अपार, तिस पर एक छत्र राज प्रभु, नानी को गए बरसों बीत गए, नानी को गए बरसों बीत गए, पता नहीं आपके स्वर्ग में बुढ़िया को जगह थोड़ी मिली कि नहीं, जिसकी हर कहानी में कमजोर लाचार और मोहग्रस्त पाया आपको। नानी को गए बरसों बीत गए, पता नहीं आपके स्वर्ग में बुढ़िया को थोड़ी सी जगह मिली कि नहीं, जिसकी हर कहानी में कमजोर लाचार और मोहग्रस्त पाया आपको। कि जिसके पास सबसे कठोर अस्त्र, कि जिसके पास सबसे कठोर अस्त्र, सबसे विशाल दुनिया, सबसे सुंदरतम दुनिया हो, वह महानतम कायर होता है इस एकमात्र सीख के लिए, इस एकमात्र बड़ी सीख के लिए। आपको सदैव प्रणाम इंद्रदेव, आपको सदैव प्रणाम। क्या बात, बहुत खूब, बहुत मानी तेज, बहुत खूब। शुक्रिया। तो एक कविता है खिन्न। अभी हम सब लोग खिन्न हैं अपनी परिस्थितियों से। खिन्न, कोई आवश्यक काम नहीं, पर जब दुनिया को देखने और जानने की कवायद होगी, कोई आवश्यक काम नहीं, पर जब दुनिया को देखने और जानने की कवायद होगी किसी के पास, कोई अपनी आंख से अपने दिमाग में उतारना चाहेगा दिमागी फोटोग्राफिक प्लेट पर दुनिया का मानचित्र, तो उसे खिन्न होना पड़ेगा। बहुत खूब। खिन्न होना संभव है, खिन्न होना संभव है हर क्रिया में, क्रिया की प्रतिक्रिया में भी खिन्न होना पड़ सकता है, क्रिया की प्रतिक्रिया में भी खिन्न होना पड़ सकता है। न्यूटन खिन्न हुआ था, न्यूटन खिन्न हुआ था जब नीचे गिरते सेब को जी भर देखा था। गैलीलियो आर्किमिडीज सब अपने समय के खिन्न लोग थे, जो अपने ही आविष्कार से लड़ते लड़ते खिन्न हो गए थे। कोलंबस खिन्न हुआ था, कोलंबस खिन्न हुआ था, वास्को डी गामा भी, फाहियान और ह्वेनसांग हो या वराह मिहिर और चारवाक, सब अपने समय में अपनी दुनिया के खिन्न लोग थे। वो बात अलग है। कोलंबस खिन्न हुआ था और वास्को डी गामा भी, फाहियान और ह्वेनसांग हो या वराह मिहिर और चारवाक, सब अपने समय में अपनी दुनिया के खिन्न लोग थे। वो बात अलग है कि दर्ज हो न हो खिन्न लोगों का कोई इतिहास। अगर इतिहास ही सब कुछ बता देता, अगर इतिहास ही सब कुछ बता देता, तो फिर कविता क्या करेगी। सही कह रहा है कवि, सही कह रहा है कवि कि जो चीजें इतिहास में नहीं, भूगोल में नहीं, दर्शन प्रदर्शन कहीं नहीं, वह कविता में दर्ज होती है। खिन्न होकर आप झल्ला सकते हैं, खिन्न होकर आप झल्ला सकते हैं, खिन्न होकर दुनिया जीतकर भी आप खिन्न ही रहेंगे। क्या बात। और समय है क्या? एक और पढ़ दें। जी अरुणाभ, एक और पढ़ दें छोटी सी कविता। जी ठीक है, ठीक है। तो मैं जिस शहर में रहता हूं, फिलहाल उस शहर पर एक कविता है छोटी सी। झीलों के शहर में हवा तरन्नुम में, पहाड़ी के तल में झील के किनारे सूरज साफ साफ कहता कि आने से पहले अगर कुछ न सोचा
तो जाने के बारे में सोचना मत। शुक्रिया। गुलमोहर, कचनार और हर फूल जानते हैं मोर और मोरनी की प्रेम कथा। किसी गुजारिश के पहले यहाँ हवाओं में पत्तियों की खड़खड़ है। यहाँ धूप है, पंछियों को गाने की फुर्सत है। यहाँ झील देख गुनगुनाता शहर, छोटी बड़ी झील के पुराने किस्से, यहाँ हर किस्से की अपनी सोहबत। यहाँ भोर का सूरज पानी पर छितराता है, यहाँ अपने मिजाज में चलती है हवा। मौसम शांत संगीत सुनता है, यहाँ ध्यान में है वातावरण। हवाओं में फिर सिहरन, त्वचा को गुदगुदी से भरकर, वनस्पतियों के कौमार्य से जीवन रस लेकर, चिर युवा होने की कामना आजन्म। फल फूल और पत्तियों पर लिखे हैं असंख्य नाम बिना किसी लिपि में। फल फूल और पत्तियों पर लिखे हैं असंख्य नाम बिना किसी लिपि में। माचिस के डिब्बे से लगते हैं मकान पहाड़ी के ऊपर से। यहाँ रस जीवन से प्राप्त ऊर्जा है। यहाँ इतनी शांति कई जिंदगी की बर्बादियों के बाद कायम हुई है। यहाँ इतनी शांति कई जिंदगी की बर्बादियों के बाद कायम हुई है। कुछ भी हो, यह शहर बारिश में झूमता है। यह शहर बारिश में झूमता है, बादलों को देखकर हिलता डुलता है, झील के पानी पर तैरता है। यह शहर कविता की तरह खुलता है। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने भी भोपाल को देखा है, मैं तो कई बार देख चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ भोपाल की खूबसूरती। और आज बहुत बहुत धन्यवाद अरुणाभ। और आपने जो कहा कि जो खिन्नता, चाहे वो गैलीलियो की हो कि न्यूटन की हो कि आर्किमिडीज की हो, आपकी उस खिन्नता में मुझे लगता है कि एक खिन्नता देवराज इंद्र की भी जोड़नी चाहिए। और वो ये खिन्न होकर के कहे कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी को कहीं छोड़ता हूँ, तो शायद वो अपनी असुरक्षा को छोड़े तो देवलोक का और देवलोक के माध्यम से समस्त लोक का कुछ कल्याण हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और 4 प्रदेश से, 4 अलग अलग प्रदेश से हम 4 इकट्ठे हुए, लेकिन उद्देश्य ये था कि मानवता को एक कविताओं की गंध देना, रचनात्मकता की गंध देना, आशा और विश्वास की गंध देना। आपको भी लगता है कि हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और आप लोगों के कमेंट यहाँ हमें बता रहे हैं कि अच्छे लगते हैं। मैं आभारी हूँ अपने इन सभी कवियों का कि जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपना समय दिया और हमारे इस विश्वास को इन्होंने पुख्ता किया कि हर हाल में रचनात्मकता और आशावादिता और सकारात्मकता बनी रहे। यही हमारी हिम्मत है, क्योंकि जो आज हमारे साथ हैं उनको हम अपने साथ लेकर के आगे चल सके, उनको हम बचा सकें। आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, हमारा कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाय मी कॉफी एक ऐप है जिसका लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है, मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी। आप चाहें एक कॉफी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कॉफी आप चाहें ले सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो जितने भी हमारे ये तीनों कवि, पीयूष कुमार जी, मुकेश कुमार सिन्हा जी और डॉक्टर अरुणाभ सौरभ, ये तीनों हमारे साथ रहे और बहुत ही मानीतेज कविताएं इन्हें सुनाई हैं और हमारी हिम्मत में और बढ़ोतरी की है कि एक कदम इंसानियत की ओर, एक कदम जिंदगी की ओर। मौत भारी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिंदगी उससे अधिक भारी है। इस उम्मीद में कि उम्मीद हर हाल में फूटती है पोपल की तरह, उम्मीद हर हाल में फूटती है पोपल की तरह, अरबी हो या गुलाब, जरूरी है उम्मीद की हरियाली का बने रहना हर हाल में, हर मौसम में। कोरोना के पतझड़ में भी, कोरोना के पहले झंझावात में भी, कोरोना के बाद के आने वाले साल में भी पोपल उगती ही रहेंगी अपनी स्वाभाविक गति से। हम फिर जन्म लेते ही रहेंगे अपनी गंध और स्पर्श के साथ, अपनी गंध और स्पर्श के साथ।
इन शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पीयूष, मुकेश और अरुणा, आप तीनों का, कि इस कठिन संकट के समय में आपने यहाँ आना स्वीकार किया और अपनी कविताओं से हम सब के भीतर एक विश्वास देना स्वीकार किया। हम फिर मिलेंगे साथियों, संघर्ष के तूफानों में, खेतों में, खलिहानों में, सपनों में, अरमानों में। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल हम इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं कि हम सब फिर से मिलेंगे और बहुत ही अच्छे माहौल में और इससे भी अच्छे खुशगवार माहौल में मिलेंगे। एक दूसरे को, अभी हम आभासी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, उस दिन हम सही में एक दूसरे के गले लगेंगे, एक दूसरे को छुएंगे, एक दूसरे का स्पर्श करेंगे और एक दूसरे को आमने सामने देख करके हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आगे लगाएंगे, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे और वो तमाम कि एक जगह 100 की कैपेसिटी में 150 लोग घुस करके जैसे बैठते हैं वैसे बैठेंगे। ये दिन जल्द से जल्द आए, इसी उम्मीद की घोर के साथ और इसी उम्मीद की एक कड़ी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और आप सब जो यहाँ हैं और जो इसे देख रहे हैं और जो हमें इसके बाद भी देखेंगे, आप सबको इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम।